कम लागत में ज़्यादा लाभ कैसे किसान ले पाए। स्टार्टिंग में 2 एकड़ से स्टार्ट किया और 2 एकड़ के अंदर कोई भी कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया। और उसमें हमने ये चीज़ देखी कि जो प्रोडक्शन थी कॉटन की वो बहुत बेटर रही। अदरवाइज अगर नॉर्मल किसान का खेत का पेस्ट का और क्रॉप का एक अपने आप में एक अभिन्न रिश्ता है, उस रिश्ते को समझना होगा। अगर हम इतनी इंटरफेरेंस खेती के अंदर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकती है। ब्राजील के फार्मर्स के बारे में बताया कि वो 24 क्विंटल तक पर एकड़ का प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। और हमारा 4 क्विंटल पे ही। 4 बहुत फर्क है। बहुत एक तरह से एक हमारे लिए इट्स वेरी एम्बैरेसिंग ऑल्सो, शर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए कॉटन के सीड पे काम ना करना अपने आप में बहुत बड़ा हॉट इशू है और इसके ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए कि क्यों नहीं अभी तक सीड की एक अच्छी वैरायटी हम अभी फार्मर्स को दे पाए। किसान हमेशा किसान की सुनता है, क्योंकि अगर हमारे सामने भी 2 लोग खड़े होंगे, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक किसान होगा, तो हम हमेशा किसान की सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि सरकार किसानों को प्रमोट करे। आप देख रहे हैं किसान तक का खास पॉडकास्ट अन्य क्षेत्र, और ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है हरियाणा के सिरसा से। सिरसा का एक गांव है सुखेरा खेड़ा और यहाँ के एक किसान हैं आशीष मेहता, उनके साथ मैं आज यहाँ हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी इस पॉडकास्ट में, जिसमें हम किसानों से सीधे जाके ग्राउंड पे मिलते हैं और देखते हैं उनकी खेती और जानते हैं कि वो क्या खास कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगी जानकारी कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसे होता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन से जो किसान जूझ रहे हैं और उसका कोई उपाय नहीं मिलता। बे टाइम बारिश हो जाती है, सर्दियां देर से आती हैं, गर्मियां ज़्यादा पड़ जाती हैं। ऐसे में सारी फसल को कैसे मैनेज करना है और खेती किसानी से जुड़े क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अलग हटकर काम करने की ज़रूरत है, ये सब कुछ आशीष मेहता कर रहे हैं। खेत में एक लैब भी बनाई हुई है। बहुत कुछ ऐसा है जो सीखने समझने की ज़रूरत है आने वाले समय के चैलेंजेस को, चुनौतियों को पार करने के लिए। तो आशीष जी, इतना सब जितना सब मुझे पता चला आपके बारे में मैंने सब बोला। अब मुझे आप बताइए कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप किसान तो नहीं हैं शुरू से, आपने किसानी शुरू करी जीवन के एक अलग पड़ाव पर जाकर। आपने इंजीनियरिंग की थी, वो सफ़र के बारे में बताइए, फिर आऊँगी कि आप कैसे किसानी कर रहे हैं। मैडम, मैंने 2015 में फार्मिंग स्टार्ट की और जब मैंने फार्मिंग स्टार्ट करी तभी मेरे मन में ये एक जिज्ञासा, मेरे मन में एक मिशन ज़रूर था कि हम कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है फार्मिंग का, एक टेक्निकल तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से कैसे हम बेटर कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो ले सकते हैं कि कम लागत में ज़्यादा लाभ कैसे किसान ले पाए। तो ये मेरे मन में शुरू से था और जब मैंने शुरू करी तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन जींद, एक मिशन चलता है हरियाणा में, मैं उनके संपर्क में आया और पंजाब के मानसा ज़िले में उनकी क्लासेस चल रही थी। मैंने वो क्लासेस जाके उनकी अटेंड की। उसमें उन्होंने कॉटन के ऊपर एक प्रोग्राम किया हुआ था और उस प्रोग्राम में वो सिखा रहे थे कि किस तरीके से किसान अपने खेत के अंदर कीटों का आकलन कर सकता है। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या होती है और उसको किस तरीके से किसान अपने आने वाले जो डिसीजंस हैं, कैसे वो इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेगा, कब करेगा, नहीं करेगा, तो वो कैलकुलेशन उन्होंने बताए। तो मैंने बहुत ध्यान से उनकी वो सारे प्रोग्राम्स को अटेंड किया और मैंने ये देखा कि ज़्यादातर किसान इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लिमिट से अभी तक इग्नोरेंट थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके खेत में कौन से पेस्ट का अटैक हो गया और क्या वो अटैक उस ईटीएल को क्रॉस कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता था और साथ साथ जो पेस्टिसाइड के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो खेतों में घूम रहे हैं, जो अपने आप को एंटामोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, उनको भी उस चीज़ का पता ही नहीं था। जो यूनिवर्सिटी एक इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लिमिट बताती है कि वाइट फ्लाई का वो एक सर्टेन लेवल तक अगर जाए तभी हम उसको मानेंगे कि आपको किसी भी कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ मैंने देखी और मैंने इस चीज़ को पाया कि मैंने स्टार्टिंग में 2 एकड़ से स्टार्ट किया और 2 एकड़ के अंदर कोई भी कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया। और उसमें हमने ये चीज़ देखी कि जो प्रोडक्शन थी कॉटन की वो बहुत बेटर रही। उनके हिसाब से जो वो बता रहे थे कि जब
प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाता है तो प्लांट एक स्पेशल तरह की स्मेल सिक्रीट करता है सकिंग इंसेक्ट के लिए, और वो स्मेल इसीलिए रिलीज करता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा जो सैप है वो उसको आए और उसको वो ले जाए। और साथ साथ जब उसका एक्स्ट्रा सैप रिलीज हो जाता है तो नेक्स्ट वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाता है, तो वो अपने आप से एक प्लांट का अपना एक इकोसिस्टम है, अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक लाइफस्टाइल है। तो बट एज अ फार्मर सिर्फ वो उस चीज को देखता है कि पेस्ट आ गया है, अब वो उनका आपस में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, वो क्यों आया है ना, क्या सारी स्टोरी है। जब ये स्टोरी मेरे को पता लगी तो बड़ा मतलब अच्छा फील हुआ मेरे को। तो जो ये आपको इंटरेस्टिंग चीज पता चली, इसको हर क्रॉप का एक अलग सिस्टम होता है बिल्कुल, फिर बिल्कुल, उसमें अटैक का, तो ये आपको कैसे लगा कि सिर्फ कॉटन के लिए सीखा, बाकी सबका कैसे नहीं, पता चलेगा? कॉटन के लिए सीखा, पैडी के लिए सीखा, वीट के लिए सीखा, मस्टर्ड के लिए सीखा। हर क्रॉप के अलग पेस्ट है और उनके अलग इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट्स है। तो वो फार्मर को जरूर पता होना चाहिए, तभी वो कोई डिसीजन ले पाएगा। नहीं तो अदरवाइज अगर नॉर्मल किसान का खेत का पेस्ट का और क्रॉप का एक अपने आप में एक अभिन्न रिश्ता है, उस रिश्ते को समझना होगा। अगर हम इतनी इंटरफेरेंस खेती के अंदर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकती है। तो ये चीज़ किसान के लिए समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो लोग देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, वो ये चाहें कि मैं भी समझूं, तो क्या उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाना चाहिए या कोई तरीका है, एक ऑर्गेनिक तरीका कि आप बताएं और वो सीख जाएं, ऐसा कुछ है? मैम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की प्रॉपर मटेरियल्स हैं, पब्लिश्ड बुक्स हैं। अच्छा। उसमें हर क्रॉप का ETL लेवल मेंशन्ड है। अच्छा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि किसान उस चीज़ों को पढ़ता नहीं है और किसान उस चीज़ों को समझता नहीं है, और वो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड वालों के और इस सो कॉल्ड मार्केटिंग वाले लोगों के कांटेक्ट में आता है और कहीं ना कहीं ठगा जाता है। अगर वो समझे और डिसीजन खुद ले तो मैं समझता हूँ कि अच्छे जो है ना कम खर्चे में वो अधिक लागत अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो एक आपने ये बात की, दूसरी बात आपने कॉटन से शुरू करी, तो मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि मैं आ रही थी तो मैंने देखा एक कॉटन फील्ड है, हालांकि कॉटन अब आपने हार्वेस्ट कर लिया है लेकिन आपने ठीक ठाक एरिया में कॉटन भी लगाई हुई है। लेकिन कॉटन फार्मिंग धीरे धीरे हरियाणा पंजाब में, बल्कि मुझे लग रहा है ऑल ओवर इंडिया ही कम होती जा रही है। महाराष्ट्र गई थी तो वहाँ काफी दिखी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। तो कॉटन फार्मिंग को लेके हरियाणा पंजाब की क्या स्थिति है, क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि बहुत इम्पोर्ट करना पड़ता है हमें, जबकि हम लगा सकते हैं। कॉटन के लिए मैडम क्लाइमेटिक चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और क्लाइमेटिक चेंजेस क्योंकि रेनफॉल का जो पैटर्न है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। काफ़ी हैवी रेनफॉल्स हुई। कॉटन जो है ना एक ड्रॉट लविंग क्रॉप है। उसको पानी नहीं ज़्यादा चाहिए, उसको अकाल जैसी स्थिति जो है ना वो हमेशा ही कॉटन के लिए सूटेबल है। अच्छा। जितना अकाल रहेगा उतना कॉटन बढ़िया होगा, क्योंकि जब हम कॉटन की सोइंग भी करते हैं तो कॉटन की सोइंग के बाद भी हम उसकी जो फर्स्ट इरिगेशन है उसको डिले करते हैं। अच्छा। डिले करने का रीज़न यही है कि जो सीड जर्मिनेट हुआ वो पानी की तलाश में जो उसकी जड़ें हैं वो गहरी जाएंगी, और जितनी ज़्यादा गहरी उसकी जड़ें पानी की तलाश में जाएंगी उतना ही ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करेंगी। अच्छा। और उतना ही ज़्यादा उसका तना मोटा होगा, और जितना ज़्यादा तना मोटा होगा उतने ही उसकी जो फ्रूट साइज है वो हैवी होगा। तो इनका आपस में बड़ा रिलेशन है। अगर इसको एक्सेस इरिगेशन, एक्सेस रेनफॉल मिलती है तो ये कॉटन के लिए बहुत ही एक तरह से एडवर्स सर्कमस्टांसेस है। और साथ साथ जो और बड़े प्रॉब्लम्स इन 5-7 सालों में आई कि पिंक बॉल जो है, गुलाबी सुंडी जिसको हम कहते हैं, उससे कॉटन काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही थी। बीटी कॉटन में हम अच्छा उत्पादन ले पा रहे थे, और करीब 5-7 सालों से ये गुलाबी सुंडी की जो समस्या आई, इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम, और इसका जो टाइम है जब वो एग लेइंग करती है और वो जब टिंडे तक जाती है वो कुछ सेकंड्स का है। तो इट्स नॉट इजी कि आप उसको किसी भी तरीके से रोक पाओ। हाँ, रोकना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ एक्सेस रेनफॉल कॉटन में बॉल रॉट जिसको कहते हैं, टिंडा गलन है ना, और फंगस प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉटन के लिए जो है ना इस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से और पिंक बॉल वर्म की वजह से आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो उत्पादकता है वो लगातार घटती जा रही है, और ये चिंता का विषय भी है। आप तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा फ्यूचर के लिए कि क्या सस्टेन कर पाएगी कॉटन फार्मिंग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक, नॉर्थ के जो ये रिसेंट हमें एक मीटिंग में जाना हुआ, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग मुंबई में बुलाई थी, तो वहाँ पे उन्होंने ब्राज़ील के फार्मर्स के बारे में बताया कि वो 24 क्विंटल तक पर एकड़ का प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। और हमारा
हमारा 4 क्विंटल पे ही है। 4, बहुत फर्क है। बहुत एक तरह से एक हमारे लिए इट्स वेरी एम्बैरेसिंग ऑल्सो, शर्म की बात है। तो मैंने वहाँ भी ये प्रश्न उठाया, वहाँ पे सभी जो CCI के चेयरमैन, एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स थे, तो मैंने सवाल उठाया कि अभी तक हम क्यों नहीं एक अच्छा सीड दे पाए फार्मर को। हाँ, इस फार्मर अपने लेवल पे हर संभव कोशिश करने को तैयार है, हर तरह से मेहनत करने को तैयार है, बट उनका वो अभी भी पाइपलाइन में उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस मुझे नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए कॉटन के सीड पे काम ना करना अपने आप में बहुत बड़ा हॉट इशू है, और इसके ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए कि क्यों नहीं अभी तक सीड की एक अच्छी वैरायटी हम अभी फार्मर्स को दे पाए। तो आपको लग रहा है कम रिसर्च हो रही है इस चीज़ को लेकर? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कम रिसर्च हो रही है, और ये एरिया बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगता है, क्योंकि हमारा देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉटन के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल डिपेंडेंट है, इतना उसका सब import कोई करना सब्स्टिट्यूट पड़ नहीं है रहा कॉटन का। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। गेहूं का सब्स्टिट्यूट हो सकता जी। है, हम चावल खा लें, चावल नहीं खा रहे तो गेहूं खा सकते हैं। आप ये देखिए, पानी धान के अंदर इतना पानी लग रहा है, हम अपने वाटर टेबल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा खत्म कर यूज़ रहे कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। पंजाब में तो खत्म ही हो रहा है। बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। आने वाला भविष्य है वो खतरनाक साबित होगा अगर हम अभी भी इसके ऊपर अवेयर ना हुए। ये जो खतरनाक भविष्य की आपने बात की, इसी से वो सवाल शुरू होते हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अभी पंजाब की बात करें तो वहाँ पे तो MSP की लीगल गारंटी की लड़ाई चल रही है, एक लड़ाई जो शुरू नहीं हुई है अभी, और दिख रही है कि ग्राउंड वाटर जो है बहुत नीचे जा रहा है। अलग तरह के चैलेंजेस पंजाब की खेती में आ रहे हैं। दूसरा, फसल के दाम नहीं मिल रहे, खाद को लेके नकली खाद बीज, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस पे बात कम होती है जो क्लाइमेट की बात है। आप इसको कैसे मैनेज करते हुए खुद को देख रहे हैं? क्लाइमेट के जो चैलेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग किसान को क्या क्या अलर्ट होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपका जो देखा है, काफ़ी ठीक ठाक ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन बहुत किया हुआ है। कितना पॉसिबल है बाकी किसानों के लिए जिनके पास कम लैंड है उनके लिए भी, और क्या करना चाहिए? क्लाइमेट जो चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, मौसम पलट रहा है, उस पर भी आएंगे कि पंजाब में फ्लड आई, इतना हमने कभी देखी नहीं थी। इसके लिए क्या करना ज़रूरी है? अलग अलग अगर आप और थोड़ा डिटेल में बता पाएं। मैं रीजनरेटिव फार्मिंग को मैं काफ़ी ज़्यादा इसके लिए बेनिफिशियल समझता हूँ। क्या होती है पहले रीजनरेटिव फार्मिंग? है कि आप पिछली फसल के अवशेषों में बिना ज़मीन की कल्टीवेशन किए, बिना ज़मीन की जुताई करे अगली फसल की बिजाई कर देते हैं। अच्छा। और अपनी ज़मीन को नंगा नहीं रखने देते। अच्छा। मतलब डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज नहीं होती सॉइल, और जब सॉइल डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज नहीं होती तो उसकी जो माइक्रोब्स हैं, उसमें जो जीवाणु हैं, वो काफ़ी ज़्यादा संरक्षित रहते हैं, बने रहते हैं, नमी भी बनी रहती है। जी, जब आपकी ज़मीन नंगी नहीं होगी और आप अपनी ज़मीन की जुताई नहीं करेंगे तो सॉइल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। सॉइल के अंदर जो हमें दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा गहराई है मिट्टी के अंदर, इतने जीवाणु हैं, उनकी इतनी कॉलोनीज हैं, इतना अपने आप में एक दुनिया बसती है मिट्टी के अंदर, अलग ही दुनिया। हाँ। पर जब किसान ट्रैक्टर चलाता है, मैं बच्चों को गीता भी पढ़ाता हूँ, तो मैं पीछे पढ़ रहा था गीता में कि जब किसान ट्रैक्टर चलाता है तो लाखों जीवाणुओं की मौत हो जाती है, और अगर सच में कोई खेती कर रहा है तो जीवाणु ही कर रहे हैं। ये हमें भ्रम है कि हम खेती कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। किसान के लिए सबसे बड़ी जो काम कर रहे हैं वो जीवाणु कर रहे हैं, वही सबसे बड़े उनके वर्कर हैं। 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम कर रहे हैं, और ट्रैक्टर जितना ज़्यादा चलेगा उतनी ज़्यादा उनकी कॉलोनीज डिस्टर्ब होंगी, और उतनी ही ज़्यादा हमारी जो फसल की मिट्टी की उत्पादकता है वो कम होगी। तो हम जब रीजनरेटिव फार्मिंग के अंदर हम बिना ज़मीन की जुताई करे अगली फसल की बिजाई करते हैं, तो एक तो हमारी जो कॉलोनीज है वो इंटैक्ट रहती है, सॉइल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, साथ साथ जो प्रीवियस क्रॉप रेजिड्यूज है वो ज़मीन को ढक कर रखते हैं, उससे हमारी डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती और टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता, तो जो जीवाणु है उनको काम करने के लिए अनुकूल वातावरण जो है ना वो मिलता है, ताकि वो उसमें वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। अगर गर्मी ज़्यादा होती है और डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज होती है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। तो रीजनरेटिव फार्मिंग मैं कहूँगा कि एक लो कॉस्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, और हमें इसके ऊपर जरूर जाना चाहिए। तो आपको लगता है ये सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, ये सब यूज़ नहीं करने चाहिए? नहीं, सुपर सीडर इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ
क्रॉप रेजिड्यू इन सॉइल, जब आप उसको मिक्स कर देते हैं। हाँ, वो ठीक हैप्पी है। सीडर रीजनरेटिव फार्मिंग है कि हैप्पी सीडर के अंदर आपकी जो प्रीवियस मल्च है वो ऊपर पड़ी रहेगी और एक कट लगा के सीड को प्लेस कर दिया जाता है। तो हैप्पी सीडर इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी और इट इज बेस्ट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टिल डेट। साथ साथ पराली मैनेजमेंट के लिए भी बेस्ट है। बहुत ही बढ़िया है और बहुत कम डीजल के खर्चे में आप जो है अपनी कनक की बिजाई कर सकते हैं। और सुपर सीडर? सुपर सीडर का जो सारा क्रॉप रेजिड्यू है वो मिक्स कर देता है, तो एक तो उसके अंदर जो डीजल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। और साथ साथ जब आपकी प्रीवियस क्रॉप रेजिड्यू मिक्स हो जाएगी तो उसके अंदर जो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि पराली के अंदर मेन किसी भी क्रॉप रेजिड्यू में कार्बन रहता है और कार्बन को प्रॉपर एक नाइट्रोजन के साथ बैलेंस करना पड़ता है। जब आप उसको उसके अंदर मिला देंगे तो उसकी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है, जो अदरवाइज तो आपके ऊपर पड़े रहते हैं तो हवा से ले लेता, अब वो नाइट्रोजन जमीन की लेगा और क्रॉप के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ सकती है। और साथ साथ जो हम मल्च का रोल लेना चाह रहे थे उनसे, वो मल्च भी प्रॉपर नहीं रहेगी, वो अंदर चली गई। और वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि जब आपकी मल्च ऊपर पड़ी रहेगी तो पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा उसमें क्रॉप में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पानी रिटेंशन जो है, वाटर रिटेंशन वो प्रॉपर रहेगा। तो ये सुपर सीडर में वो चीज़ भी हमारी ख़त्म होगी। एक तरफ से डीजल कॉस्ट बढ़ गई, एक तरफ से आपका कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो डिस्टर्ब हुआ और साथ साथ जो पानी की हमारी जो कैपेसिटी थी कवर करने की, रिटेंशन, वो भी खत्म होगी। और इसके साथ जो सबसे बड़ा इशू, वीड्स का भी कंट्रोल उसमें नहीं हो पाता, क्योंकि जब पराली ऊपर रहेगी या क्रॉप रेजिड्यू रहेंगे तो वीड्स नहीं उग पाएंगे। पर इस केस में जगह नहीं बचेगी। पर ये इन तीनों चीज़ों में सुपर सीडर जो है ना वो लैक करता है। सिर्फ किसान को ऐसा लगता है कि मेरा खेत साफ हो गया, पर हम खेत की सफाई सिर्फ हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है एनवायरनमेंट के साथ चलना, हमारा टारगेट है कम खर्चा करना और हमारा टारगेट है कि कैसे पानी बचे और किस तरीके से जो है ना हमारे वीड्स कंट्रोल हो। तो ये सारे टारगेट हमारे हैप्पी सीडर से कवर होते हैं। तो आप जो रीजनरेटिव फार्मिंग की बात कर रहे हैं, उसका मेन जो आपने समझाया वो ये है कि क्रॉप रेसिड्यू को मतलब हटाना नहीं है, वहीं रखना है और दूसरी फसल लगा देनी है। ये आप सिर्फ हरियाणा पंजाब के लिए कह रहे हैं या ऑल ओवर इंडिया? क्योंकि अलग अलग तरह की खेती हो रही है, सबके लिए ये लागू होता है। किसी भी क्रॉप साइकिल को लेकर कोई शक शुबा नहीं है? नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और दिस इज सब कर सकते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, सब कर सकते हैं। बाहर भी देख रहे होंगे लोग, उम्मीद है मुझे। तो आपको लगता है इसमें किसी को लेके कोई चैलेंज नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं है? नहीं, देखो, हर चीज़ के अंदर अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं? इसके कॉन्स में ये हो सकता है कि कहीं कहीं पे जो है ना वीड्स की ग्रोथ हो सकती है, और जो पिछला क्रॉप रेजिड्यू है उसमें कहीं ना कहीं फायर के लगने की, आग के लगने के भी खतरे रहते हैं। तो हर चीज़ अपने प्रोज एंड कॉन्स के साथ आती है, तो इसलिए इसमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हम कम से कम केमिकल्स का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा बायो एजेंट्स को हम यूज़ करें। और वो बायो एजेंट्स जो किसान अपने खेत पे ही उसको मल्टीप्लाई करके यूज़ करके, तो वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ है, खेत के लिए भी और किसान की पॉकेट के लिए भी। मैंने NIPHM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट से प्रॉपर ट्रेनिंग ली। अच्छा। और उन लोगों ने, कितने दिन की ट्रेनिंग? ये 4 डेज की ट्रेनिंग। 4 डेज। हाँ, अच्छा। डॉक्टर सतीश सैन उन्होंने ये ट्रेनिंग दी थी और उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई कि आप एक इंक्यूबेशन चैम्बर, जिसमें डीऑक्सीडाइज स्टेट में, मतलब ऑक्सीजन को आप ज़ीरो करके कैसे एक मदर कल्चर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया और फंगस कर सकते हैं। मदर कल्चर कहाँ से आएगा? मदर कल्चर हमें ICR से मिल जाता है, पूसा से मिल जाता है। तो ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, तो इन चीज़ों का हम मल्टीप्लाई करके और फिर अपने खेत में उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसमें एक तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम पड़ती है और मिट्टी के लिए वो एक तरह से संजीवनी का काम करते हैं। तो क्या क्या अब तक किया है आपने? हाँ, ट्राइकोडर्मा किया है मैंने, स्यूडोमोनास किया है और इनको हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब बड़े लेवल पे? बड़े लेवल और अच्छे रिजल्ट हैं? बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो इसका कोई मतलब सर्टिफिकेशन है, वैलिड है? बाकी लोग कैसे करें, ये कैसे बताएंगे आप? ये जो ट्रेनिंग्स हैं अवेलेबल है ICR के इंस्टीट्यूट्स में, किसान संपर्क कर सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। अच्छा। पूरा सिर्फ उसका, और बहुत ज़्यादा महंगा अपरेटस भी नहीं है। कोई बड़े ही, मतलब कि अगर एक किसान नहीं कर सकता, 2-3 किसान मिलकर ले लें, कोई पंचायत में ले लें, तो मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ ज़रूर मतलब फैलनी चाहिए और किसान जागरूक हों और इस चीज़ को समझें और अपनी जो कृषि के अंदर वो इस चीज़ को लेके आए, ताकि कम खर्चा हो और बेटर रिजल्ट्स आए।
तो अब उस थोड़ा सा कहानी पे आते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जी। 10 साल आपने बताया, 10 जी, साल जी, पहले जी, खेती 10 साल। शुरू करी, वो टर्निंग पॉइंट कैसे आया? खेती में क्यों आए? मैं आई वॉज वेरी ओवरवेट, काफ़ी वज़न मेरा ज़्यादा था अच्छा। और बीपी की समस्याएं और इवन मैं कहूँगा हार्ट इश्यूज़ भी वो स्टार्ट हो गए थे, अस्थमेटिक भी काफ़ी था। अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 42 इयर्स। 42। और ये 10 साल पहले ही प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी? मेरे एक ब्रदर इन लॉ है, वो नाड़ी वैद्य है। अच्छा। उन्होंने मेरा नाड़ी परीक्षण किया अच्छा। और उन्होंने मेरे को बताया कि अगर अभी आप नहीं सुधरे तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होगा। यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। अच्छा। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ दिस हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम चल रहा था वो ठीक नहीं था। तो मेरे लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट था वो। मैंने अपनी बॉडी पे काम किया और मैंने देखा कि हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को, अपने लाइफस्टाइल को अगर चेंज करते हैं तो हमारी हेल्थ के अंदर ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। हमारी सेहत का सुधरने का मूल मंत्र है कि हमारी जीवन शैली कैसी हो, हमें अपने पेट में क्या डालना है। तो इस चीज़ की नॉलेज, और हर व्यक्ति के लिए हर अलग अलग से तासीर है सबकी, उसको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी का क्या सीक्रेट कोड है। अगर आपको ये पता लग गया तो आप तो ऑलमोस्ट अवे फ्रॉम द डिजीज़। तो मैंने इसको फॉलो किया और डेडिकेशन से, श्रद्धा से मैंने हर चीज़ को समझा और मैंने उसको अटेन किया। मेरा वेट जो है 30 kgs लूज हो गया। कितने और दिन में? ये करीब 11 मंथ्स उसमें लगे। 11 मंथ्स। 11 months। तो कोई मतलब डाइटिशियन से संपर्क हुआ कि ये खाओ ये नहीं खाओ? मैंने आयुर्वेद की बुक्स काफ़ी आयुर्वेद। पढ़ी, मैंने स्टडी किया और मैंने एग्जामिन किया, किसी के फ़ायदे हुए किसी के नुकसान हुए। फिर मैंने अपने लिए एक चार्ट प्लान कर लिया कि मेरा, आप ही? हाँ, उस टाइम से लेके आज तक मैं उसी पैटर्न पे चलता हूँ। दवाई नहीं खाई? नहीं, दवाई नहीं। वो 10 सालों के अंदर एज इट इज़ वही रूटीन चल रहा है। इंटरमीडिएंट फास्टिंग चलती है, आंवले का जूस, सफ़ेद पेठे का जूस, वीट को अवॉइड करना, रात को हल्का खाना, है ना, सैलेड्स एंड फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़, एंजाइम्स का यूज़। तो ये चीज़ें मैंने जब देखी और फिर मेरे को जब मौका खेती में आने का मिला तो वो मैंने कहा मौका कि वही पूछूं कि कैसे मिला वो मौका? 2015 में जो है ना, मेरे को ये मौका, मतलब खेत का मेरे को इंटरेस्ट तो था ही, तो आई वाज दिस अपॉर्चुनिटी कि यहाँ मेरा आना हुआ। और मैंने देखा कि विश्वास हो गया कि खेत में भी वो रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि ये भी एक लाइव फोर्स है। इट्स ऑल्सो एक जीवित एक सिस्टम है एक बड़ा, और हमारी बॉडी भी जैसे रिस्पॉन्ड कर रही है तो करेगा। और यही चीज़ें लेके मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे और मैंने सर्च करना शुरू किया। अभी पैडी की बात याद आती है कि पैडी की नर्सरी के अंदर हमने जब नर्सरी पैडी की लगाई तो मेरे माइंड में ये बात आई कि क्यों ना हम इसके अंदर सरसों की खली का इस्तेमाल करें। मैंने सर्च मतलब किया एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, अच्छा। मस्टर्ड केक। मैंने इसके ऊपर स्टडी किया और रिसर्च पेपर मेरे को मिला बांग्लादेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। अच्छा। वो ये कह रहा था कि अगर आप 25 किलो सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी उत्पादक में 2 से 3 क्विंटल का प्रोडक्शन बेनिफिट आपको मिलेगा धान के अंदर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, सिर्फ ज़रूरत होती है आपस में कनेक्शन करने की। हमारे मन में कोई प्रेरणा आती है तो हम उस दिशा में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें और भी ज़्यादा रास्ता दिखाने वाला कोई मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस मिशन को लेके आप यहाँ आए आज, और ये प्रोग्राम भी जितने दर्शक देख रहे होंगे उनके मन में भी काफ़ी सवालों के जवाब उन्हें मिलेंगे। और यही हमारा हमेशा रहता है कि हम शेयरिंग करें और एक दूसरे से सीखें और आगे उन चीज़ों को और ज़्यादा फैलाएं। तो कहाँ से अभी तक आप ट्रेनिंग ले चुके हैं? मैं सुभाष पालेकर जी की भी मैंने नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग ली वहाँ जाकर, और वहाँ मैंने 5-6 दिन जो है उनके साथ लगाए। इसके साथ साथ जैसे मैंने डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी का बताया, इसके बाद ICR के काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं। पीछे मेरा जाना काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर में। अच्छा। वहाँ भी मेरा जाना हुआ, तो काजरी में ली। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में मतलब कि जाना रहता है, और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम कैसे जो है ना अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट करके, क्योंकि जिन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी है, जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स का हम बेनिफिट ले पाएँ। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, अगर हम खुद ही सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम और लोगों से मिलें, उनके एक्सपीरियंसेस को जानें, और जो चीज़ हमारे सिस्टम में फिट बैठती है उसको हम इम्प्लीमेंट कर दें, सीख लें। हाँ। तो आई थिंक कि मीटिंग पीपल इज मोर देन रीडिंग अ बुक। तो मैं तो ये कहूँगा हर इंसान अपने लाइव एग्जांपल्स, हर इंसान अपने आप में यूनिवर्सिटी है। और मैं अपने लेबर के लोगों से भी मैंने बहुत सीखा, क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस में मेरे से बहुत ज़्यादा है, और मैंने हमेशा लाभ लिया इनका, हर चीज़ इनकी कंसल्ट से भी,
क्योंकि इनका भी अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ना उम्र होती है ना ओहदा होता है, सिर्फ ज्ञान है। कहीं से भी हमें मिले तो लेना चाहिए। तो कितने एरिया में खेती हो रही है अभी, या जब आपने शुरू किया था तब कितने एरिया में खेती थी? इट्स बड़ा लार्ज, अबाउट 50 एकर्स में मैंने इस काम स्टार्ट किया था। तो तब जब स्टार्ट किया था क्या था यहाँ? धान गेहूँ बस? नहीं, उस टाइम पे हमारे यहाँ कॉटन लगा करता था, धान नहीं था। अच्छा, कॉटन पूरा अच्छी, कॉटन था? सारा 100% कॉटन था, ये धान बिल्कुल अच्छा नहीं था। 2015 की बात हो रही है? 100% कॉटन था। तो प्रॉपर कॉटन से अच्छा इनकम हो रहा था, सेल हो रही थी, दाम मिल रहा था? नॉट एन cotton इशू, का? बड़ा अच्छा चल रहा था सारा। कॉटन का दाम मिल रहा था, बहुत वो बढ़िया। एमएसपी वाली जो फाइट होती है वो नहीं नहीं थी? बढ़िया चल रहा था। तो ये आपने ओवर द इयर्स लाइक 10 साल में देखा है कॉटन को घटते हुए, जो हमने बात शुरू की थी? करीब ये 5 साल से ये समस्या आ रही है, और इससे पहले कॉटन जो है ना बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे मतलब आप आंखों से देख रहे हैं घटते हुए कॉटन को? हाँ, पैडी हमने स्टार्ट किया था एज अ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कि हमने अच्छा। एक बार कॉटन लगा लिया, वहाँ पैडी लगा दिया, ताकि जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाए, अच्छा। रिचार्ज हो जाए, रिजर्वनेट होए, और उसके बाद फिर जब कॉटन लगता था तो अच्छा होता था। अच्छा, तो ये माइंड में था कि हम मेजरली कॉटन था? मेजरली कॉटन, वीट भी नहीं था? नहीं, वीट तो कॉटन के बाद लगता ही है। लगता ही है। हरियाणा अच्छा। और पंजाब में कॉटन इज नॉट एनुअल क्रॉप। अच्छा। यहाँ पे हम मई में लगाते हैं। अप्रैल मई में लगाते हैं, और इसकी हार्वेस्टिंग हम नवंबर में। अक्टूबर नवंबर तक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम वीट लगाते उसके बाद हैं? वीट लगाते हैं। अच्छा, तो जी। ये साइकिल चलता ये है। साइकिल फिर चलता है। आपने पैडी लगाया डाइवर्सिफिकेशन जी। के लिए, और अब जब आप देख रहे हैं कि कॉटन कम होता जा रहा है, ये मतलब गुलाबी सुंडी की वजह से ही धीरे धीरे कम हो रहा है? गुलाबी सुंडी भी है, बॉल रॉट भी है, टिंडा गलन, बीमारियों फंगस की भी वजह है, से, बहुत हाँ। बीमारी है। तो इसके लिए वो जो लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे नहीं कुछ नहीं, उससे भी हासिल ये हुआ? चीज़ नहीं कंट्रोल नहीं हो पा नहीं रही। हो हालांकि पा रही। कुछ फंगसेस आती हैं, बट जिस वाइड स्प्रेड तरीके से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो हमारे जो सारे कंट्रोल मेजर्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि इस बार अब की बात अगर हम करें, इतनी बारिश हुई कि जो गुलाबी सुंडी हमेशा ना ह्यूमिड कंडीशंस में काम करती है, उसको ह्यूमिडिटी चाहिए, ग्रीनरी ज़्यादा चाहिए, तो लीफ फॉलिएज, ग्रीनरी, वो सब कुछ ज़्यादा मिला। बड़ी ही फेवरेबल कंडीशंस थी, तो वो डेवलप होने के लिए। डेवलप हो गई। अच्छा, बारिश की बात हो रही है तो इस बार जितनी बारिश पंजाब ने देखी, मैंने तो अपने होशो आवाज में नहीं देखी। आप बताइए आपका क्या नहीं, एक्सपीरियंस रहा मेरे को है? भी ऐसे ही लग रहा है कि ऐसी बारिश शायद ही कभी किसी ने देखी हो। मतलब जो पंजाब में फ्लड, ये हमने कभी नहीं सुना, हम न्यूज़ में काम कर रहे हैं, नहीं सुना। तो ये अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा रीज़न फिर वही बात आएगी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद ये हुआ। बरसात अपने टाइम पे नहीं आ रही, सर्दी भी अपने टाइम पे नहीं आ रही, हर चीज़ जो है ना वो शिफ्ट होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम ग्लोबल वार्मिंग के, कहीं ना कहीं जो है ना प्रकृति, हम कहेंगे कि गुस्सा है, नाराज है और सजा दे रही है। सजा दे रही है। तो सजा से बचने के लिए कैसे तैयार करें? बच्चे सरसों का तेल लगा लेते थे हाथ पे कि डंडा मारने आ रहे हैं टीचर, क्या करेगा किसान ऐसे में? और आपने, अच्छा पहले आप अपना बताइए कि आपने किस तरह से डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपने लैंड को, क्या क्या लगाया हुआ है, क्या किससे क्या कनेक्शन है? मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि हम ट्री प्लांटेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और मैं ऐसे मॉडल्स पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ भी हम किस तरीके से पूरे खेत में ही जो है ना पेड़ लगा दें, और साथ साथ कॉमर्शियल बेनिफिट्स भी उसके होते रहे, क्योंकि दिस इज़ अ ब्रेड एंड बटर फॉर अस, हमारे लिए आय का साधन है ये। हम साथ साथ वातावरण को संतुलित बनाएं, और साथ साथ हमारी जो इनकम है वो भी अफेक्ट ना हो, तो हम ऐसे मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। बाकी मैंने अपने खेत के चारों तरफ एक बफर जोन के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें मैंने अपने नेबर के खेत से 18 फुट का जो बॉर्डर लाइन है उसको छोड़ा, और वहाँ पे उसका सिर्फ मेन रोल यही है कि हम एनवायरनमेंट के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। अच्छा, तो इसको सही मानते हैं लोग जिस तरह का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? और क्या क्या लगाया हुआ है? मैंने डाइवर्सिफिकेशन में मैंने शुगर केन लगाया, अच्छा, और शुगर केन के अलावा मस्टर्ड लगाई हमने, ग्वार हम लगा रहे हैं, साथ साथ ऑर्चर्ड्स है, वेजिटेबल्स है। तो ये सारी चीज़ें एज अ जॉइंट में कहूँगा तो ये एक अच्छा मॉडल बन रहा है। जी, धीरे धीरे बन रहा है। तो इससे लोग क्या सीख सकते हैं? मान लीजिए कि अगर हम बेसिकली बात करें 5 से 10 एकड़ ज़मीन जिनके पास है, उनका क्या रहना चाहिए मॉडल हरियाणा में, पंजाब में? क्योंकि आप तो ऑल ओवर इंडिया लोगों से जुड़े हुए हैं, किसानों से, किस तरह के मॉडल पे काम करना चाहिए? क्योंकि सिचुएशन तो सबकी अलग अलग है।
छोटा किसान है वो इंटरक्रॉपिंग के मॉडल्स पे जा सकता है, मल्टी लेयर फार्मिंग पे जा सकता है, क्योंकि अगर वो खुद खेत में काम करने के सक्षम है तो मैं समझता हूँ कि वेजिटेबल्स का, ऑर्चर्ड्स का, इंटरक्रॉपिंग के बड़े अच्छे मॉडल्स हैं जिसमें आप 1 एकड़ से अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फार्म साइज क्या है, आपके नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं फार्म पे, आपके पास टेक्निकल नो हाउ कितनी है, और मार्केट और डिजीज क्या कह रही है। तो इस मामले में सारी चीज़ों को अगर हम सम अप करेंगे तो तभी वो उसके निष्कर्ष पर हम पहुंच पाएंगे। लेकिन आज के समय में किसानों से जब आप मिलते हैं बहुत सारे, और हम बात भी करते हैं, जिस तरह से आप अंदर तक लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं खेती की अलग से, फिर उसमें ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, बाकी सब ऐसा नहीं कर रहे, क्या ऐसी 5 गलतियां हैं जो किसान कर रहे हैं मेजरली, जो आप देखते हैं लोगों से मिलते हुए? अपने खेत से फसल अवशेषों को हटाना गलती है, भी मैं एक गलती समझता हूँ, क्योंकि जो भी पौधा किसी भी रूप में प्रकृति ने विकसित किया तो प्रकृति ने वो सारे न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करके उसको बनाया, और हमने उसकी वैल्यू को नहीं समझा, हमने उसको एक वेस्ट मटेरियल समझा। हमने समझा कि ये तो एक आग जलाने जैसी चीज़ है, ये हमारे खेत के लिए ख़राब है, ये हमारी सीड में प्रॉब्लम करेगी, सोइंग में दिक्कत। हम उसकी वैल्यू को अगर समझें तो फसल अवशेष अपने आप में सोना है, और सोने को अगर हम किसी भी तरीके से खेत से बाहर निकालते हैं तो वो एक अपने आप में हमारी जो सॉयल हेल्थ है उसके लिए नेगेटिव रोल प्ले करेगा। तो आपने कभी नहीं निकाला था ये सोना खेत से? क्योंकि पराली की तो इतने हल्ले होते हैं हरियाणा पंजाब को लेके। नहीं, मेरे होशोवास में तो कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि खेत में कभी आग लगी। आपके खेत में कभी आग नहीं लगी? कभी। तो ये चर्चा जो हम सुन रहे हैं ये दूसरे ही किसान हैं जो कहते हैं कि हम पराली जलाना तो जरूरी है। देखिए, किसान उनको नहीं पता होगा कि नहीं, मजबूरियां किसान की हैं, क्योंकि बहुत कम विंडो मिलती है। जैसे पैडी हार्वेस्ट होती है और साथ साथ जैसे वीट की सोइंग होती है, तो बहुत कम वक्त मिलता है कि किसान अपने खेत की तैयारी कर सके। तो विदाउट नॉलेज, एक आप कह सकते हैं कि टेक्निकल नो ना होने की वजह से उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है कि वो उसको इमीडिएटली आग लगाएं और उसको तो उन्हें नहीं पता होता कि इसे मिला भी सकते हैं। बिल्कुल, अपने खेत के अंदर अपने अवशेषों को मिलाना मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम है, और ये ना करके गलती हो रही है। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, किसान हमेशा इस चीज़ को देखे कि क्या मेरी सॉइल के अंदर मैं और क्रॉप्स लगा सकता हूँ, किस चीज़ की मार्केट अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें और एक्सप्लोर करी जा सकती हैं, क्योंकि एमएसपी है, ये कितने दिन चलेगा? आफ्टर ऑल एक ना एक दिन है कि एमएसपी भी अगर सरकार बंद कर दे तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये किसान के लिए और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। तो हमेशा ये चीज़ें गौर करने वाली हैं। इसके अलावा साथ साथ जो टिलेज है, लो टिलेज, कम से कम जुताई हो खेत की, ताकि जो आपका सॉइल का कार्बन है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो बचे रहे। वाटर कितना पानी मैं कौन सी क्रॉप पे लगा रहा हूँ, क्योंकि किसान जब पानी खर्च कर रहा है तो उसका कभी भी वो मूल्यांकन नहीं करता, कभी उसकी वैल्यू नहीं लगाता कि मैं कितने पानी में क्या कॉस्ट ऑफ मेरी प्रोडक्शन आ रही है, उसके ऊपर पानी कितना लगा। तो वो भी अपने आप में एक चिंता का विषय है कि जिस तरीके से हम पानी का यूज करते जा रहे हैं तो ये कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वाटर टेबल हमारा डाउन जा रहा है, और साथ हम कितने पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, क्या उस फसल के अंदर उस प्रॉपर इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत थी, या हमने किसी पड़ोसी को देख के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। उसको ईटीएल की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ईटीएल की अगर प्रॉपर नॉलेज हो तो वो प्रॉपर हर चीज़ को ध्यान में लेके अपने डिसीजंस को लेगा, ना तो वो बिना बात के जहर को खेत में डालेगा, ना उसकी जेब के ऊपर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। तो आप पूरा जितना खेती कर रहे हैं लैंड में सारा नेचुरल फार्मिंग है, बिल्कुल केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है? इट्स नॉट अ नेचुरल फार्मिंग। मेरे पास कुछ एरिया नेचुरल फार्मिंग में है और बाकी एरिया में मैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करता हूँ। अच्छा। जिसके अंदर हम बैलेंस्ड यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स करते हैं कि जिस चीज़ की जब जहाँ ज़रूरत है उसको सिर्फ वहीं उपयोग किया जाए, और हम न्यूट्रिशनल बैलेंस पे भी काम करते हैं। कि खेती के अंदर जो मेन फर्टिलाइजर्स किसान यूज़ कर रहा है उसमें यूरिया, डीएपी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, हर फर्टिलाइज़र का अपने आप में एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। किसान जब यूरिया को डालता है तो नाइट्रोजन एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो एकदम से आपकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो उसका जो रिजल्ट है वो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी,
पर क्योंकि उसका एक इफेक्ट इस तरीके का है कि वो आंखों को बड़ा अच्छा लगता है, तो किसान जब देखता है यूरिया से डाल रहा है तो ओवर कंजम्पशन ऑफ यूरिया की भी वो उसकी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा डाल लूँ, ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा हो जाए। बट उसके साथ साथ फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट, जब आप नाइट्रोजन को ज़्यादा डालेंगे तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे न्यूट्रिएंट पे पड़ेगा। तो हमेशा बैलेंस्ड का यूज़ करना, अपनी मिट्टी की जांच करना, फिर साथ साथ आपका पीएच लेवल क्या है। आज ज़्यादातर हमारे खेतों के पीएच 7.5 से ज़्यादा है, और 7.5 से पीएच अगर ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फसल को अवेलेबल ही नहीं होते। कितना होना चाहिए आइडियली? 7.5 के अराउंड, अच्छा, 8 अराउंड हो जाए तो अपर हमारे 9, 9.5 तक वो पीएच जा रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। आप फर्टिलाइजर्स को डाले जा रहे हैं पर प्लांट को वो नहीं अवेलेबल हो रहे। अब मार्केट में कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जो लो पीएच करती हैं और वो अवेलेबल करा रही हैं, ड्रिप सिस्टम्स आ रहे हैं, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं। तो कृषि जो है ना एक अलग ही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है, और हमें समय के साथ अपने आप को चेंज करना होगा। हमें देखना होगा कि हमने खेत में क्या डाला और उसका इफेक्ट क्या आया। अगर वो इफेक्ट नहीं आ रहा तो हम क्यों बिना बात के खर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही रिसर्च का और बहुत ही एक देखने वाली बातें हैं कि कैसे किसान इन सब चीज़ों में अपने डिसीजन ले। तो सॉइल की आपने बात की कि क्या है क्या नहीं है। सॉइल टेस्टिंग का तो विंडो भी मुझे लगता है कम बचता है लोगों के पास, किसानों के पास। एक फसल हटाते हैं, दूसरी लगानी होती है। तो आइडियली किस तरह से सॉइल मैनेजमेंट और टेस्टिंग प्लान करनी चाहिए? वीट के बाद हमारे पास जब पैडी लगने का टाइम आता है तो विंडो मिलती है, तो उस टाइम हम करा सकते हैं। इस टाइम भी मिलती है पर इस टाइम कम टाइम होता है। वीट के बाद हमें वो टाइम इजीली मिल जाता है। मतलब ईयरली कराना चाहिए? हाँ, ईयरली करा ले। ईयरली करा ले, मतलब एक क्रॉप को लगाने से पहले बिल्कुल करा लें, और उसके बाद जो कम है ज़्यादा है उस हिसाब से फर्टिलाइजर डाले जाएं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है, किसानों को पता नहीं होता इस बारे में। खेती जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा एक वाइड इशू है। मैं जब खेती में नहीं आया था मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बड़ा ही एक इलिटरेट लोगों का काम है, आसान सी चीज है, बीज डाले और फसल हो गई, कि जिसने कुछ नहीं करना वो खेती करता है। पर अब मुझे लगता है कि खेती तो अपने आप में एक समुद्र है, इसमें जितना गहरे उतरते जाएंगे उतना ही जो है ना हमें अलग चीज़ें मिलती हैं। आप देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, एंटोमोलॉजी है, वेदर फोरकास्ट है, सॉइल साइंस है, और किसान वो तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। उसको एक्चुअल में हर चीज़ को डील करना है, और ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्शन। अपने हर कर्म के लिए वो जिम्मेवार रहेगा। तो उसकी उत्पादकता, उसके रिजल्ट्स, उसकी सूझबूझ, उसके ज्ञान पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो किसानों को ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए, किसानों को हमेशा अवेयर रहना चाहिए, और मैं तो कहूँगा किसानों को आपस में भी एक दूसरे से मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की भावना कि मेरे से ज़्यादा इसको ना निकल जाए, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं किसानों को जो है ना रोकती हैं, उनकी ग्रोथ को रोक रही हैं। क्यों नहीं साथ मिलकर हम एक दूसरे की प्रगति में, एक दूसरे की ग्रोथ में, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए उनका सहारा बने। क्यों किसी के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं? तो ये चीज़ें कम्युनिटी लेवल पे हो सकती है। साथ साथ आप किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, है ना, मीटिंग्स हो सकती हैं। इट शुड बी द पार्ट ऑफ द डेली रूटीन कि आप इस तरह की नॉलेज अपने प्रोफेशन के बारे में लेते रहें। तो ये सारी बातें हुई, अब एक अहम रोल अदा करती है सरकार, जी, है ना। हम आपसे मिले, आप किसानों से मिले, हम आपसे जाने, किसान आपसे जाने, ये एक साइकिल है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए हम सरकार पे डिपेंड होते हैं कि सरकार किस तरह से जागरूकता ला रही है, क्या योजनाएं ला रही है, किस तरह की सब्सिडी दे रही है, आप सब कुछ जानते हैं। उसको लेके आपको क्या कहना है? अभी अभी नया बीज एक्ट आया है, नकली खाद पकड़ी जा रही हैं, किसान खाद लेने जा रहा है, आप कह रहे हैं कि फर्टिलाइज़र इस तरह का होना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों में ही उलझा हुआ है किसान। और एमएसपी का तो आंदोलन हुआ ही था, आपने जाना ही है, हरियाणा पंजाब के लोग थे उसमें। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भारत सरकार और कृषि मंत्री हरियाणा सरकार बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, बड़े ही जोश के साथ किसानों की हालात को सुधारने में लगे हुए हैं, और अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं और बड़ा मीटिंग्स करते हैं। बड़ा इनके मन में एक जोश है कि हमने किसानों के लिए कुछ करना है। तो ये देख के एक उम्मीद तो जगती है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पर अभी तक धरती पे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे वो चीज़ नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। नहीं हो पाई क्योंकि भारत के अंदर किसान बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हैं, बड़े छोटे फार्मर्स हैं, और हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पाते, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अफोर्ड नहीं कर पाते। हम डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे, हम डिपेंडेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ पे, और अब ये सारा के सारा दारोमदार हो जाता है कि वो लोग क्या अपने
प्रैक्टिसेस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिम्मेवारी को उस तरीके से निभा पा रहे हैं जैसे उनको निभाना चाहिए, तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान लगता है इस चीज़ के ऊपर। लगता है तो कुछ ऐसा योजनाएं या काम सरकार के आपकी नज़र में हैं जो अच्छे हो रहे हैं, आगे बढ़ने चाहिए? मैं तो जितने किसानों से मिलती हूँ उन्हें सबसे अच्छा काम लगता है पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें साल के 6,000 रुपये मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर योजना है ना? ये इस मेंटालिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर लोगों को लगता है सब्सिडी मिल जाए, है ना, फ्री में खाद या बीज मिल जाए, तो किसान यहाँ पे है। अब आप ये बताइए कि किस तरह की योजना, और पीएम मोदी भी इस बात का पूरा क्रेडिट लेते हैं कि ये सबसे पॉपुलर योजना है, किसानों के खाते में पैसे अभी आए हैं, पैसे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। अभी पीछे एक स्टोरी एक सुना रहा था, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। तो एक बार ना भेड़ों को बोला कि सभी को स्वेटर मिलेंगे, तो सभी भेड़ें बड़ी खुश हुई, बट उनको ये नहीं पता था कि वो उनके ऊन से बने हुए स्वेटर हैं। तो ये इस तरह की योजनाएं, इस तरह की योजनाएं के पीछे जाना, मैं नहीं समझता कि ये किसान के अक्लमंदी है। हाँ, किसान को देखना चाहिए कि मैं क्या, मेरे को अच्छे सीड्स मिल पा रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी मिल पा रही है, क्या मशीनरी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या हम प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ जा पा रहे हैं, क्या हमारे सॉयल वाटर का ऑप्टिमम यूज़ हो पा रहा है, क्या हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ अपनी उत्पादकता पे ध्यान देना मेन इशू नहीं है, मेन इशू ये भी है कि एज अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के अच्छे नागरिक होने के नाते वातावरण में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये प्रकृति ये हमारी है। जब ये नाराज़ होती है तो हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमें समझना चाहिए कि क्या हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, या हम ये सोचते हैं कि खेत में बीज डाला, फसल काटी, बेच दी तो हमारा काम हो गया। ज़्यादातर यही समझते हैं। हम एक कम्युनिटी की सोशल सोच को अगर लेकर चले, हम ये लेकर चलें कि हमारी एक्टिविटीज़ से हमारे पड़ोसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे देश पे क्या पड़ता है, हमारे शहर पे क्या पड़ता है, हमारे गांव पे क्या पड़ता है, तो मैं समझूंगा कि हमारे जीवन का दायरा खुल पाएगा और हम बेहतर तरीके से अपनी जीवन को जी पाएंगे। लेकिन जो मैं जैसे देखती हूँ, लोगों को मिलती हूँ, आपने जो बात कही, 100 लोग अगर देख रहे हैं तो 2 लोग तो समझ जाएंगे कि ये कुछ कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, ऐसा करना चाहिए। लेकिन बाकी 98 जो नहीं समझे, उन्हें चाहिए कुछ ना कुछ तो एनकरेजमेंट चाहिए, कुछ और तरीका चाहिए जिससे ये बात कन्वे कर सके। आपको लगता है सरकारी स्तर पे कोई काम होना चाहिए इस तरह की अवेयरनेस लाने के लिए? अभी हमने खुद आपसे अभी ये बात की, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, चीज़ें सही से नहीं समझ पा रहा किसान, अभी तक अपनी फसल मैनेज करना उन्हें नहीं आ रहा ठीक से, और हम बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ ऐसे ना करे, सिर्फ एनवायरनमेंट को भी ध्यान दे जी। तो इतना सब कैसे, मेजर जो एक संख्या है किसानों की, वो कैसे करेगा ये सब? कैसे उस तक ये चीज़ कन्वे हो? कोई आइडिया है दिमाग में, कोई प्लान है जो अगर हमारे सरकार वाले लोग भी देखते हैं, ये हमारा चैनल वीडियो देखते हैं, कहीं तक पहुँचे तो कोई बात समझा सकते हैं आप? किसान हमेशा किसान की सुनता है, क्योंकि अगर हमारे सामने भी 2 लोग खड़े होंगे, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक किसान होगा, तो हम हमेशा किसान की सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि सरकार किसानों को प्रमोट करे। किस तरह? जहाँ सक्सेस मॉडल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करे, उनको अपॉइंट करे और उनको ये ड्यूटी दे कि आप और किसानों से बात करें, उन्हें समझाएं। ऐसी संगोष्ठियाँ हों, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हों जहाँ पर किसान ही स्पीकर हों, तो किसान जब अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो किसान ज़रूर सुनते हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे किसानों को तैयार किया जाए, ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स को एक अलग आइडेंटिफाई करके उनकी ट्रेनिंग हो, उनको बेस्ट जो मेथड्स हैं वो सिखाए जाएं, उनको बेस्ट टेक्नोलॉजी दी जाए, उन्हें ऐसे टूर्स पे ले जाया जाए जहाँ पे वो अपनी खेती के अंदर वो सुधार कर पाएँ जो वो नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप एक किसान को गाँव में तैयार करोगे तो उसका बहुत इफ़ेक्ट गाँव के ऊपर पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ कि आप अपने साइंटिस्ट को लेकर, आप अपने सरकारी अमले को लेकर जाते हैं, तो किसान, मैं नहीं समझता कि वो सुनना पसंद भी करते हैं। तो वो जो लैब टू लैंड वाली पॉलिसी ला रहे हैं शिवराज सिंह, उससे लेकर आपको नहीं लगता कि फ़ायदा होगा? नहीं, उनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज़ वर्किंग वेरी गुड इन दिस रिगार्ड। उन्होंने बड़ा अच्छा एक जोश के साथ तैयार कर रहे हैं। सिस्टम, और सबसे बड़ी बात है कि उनके बड़ा शौक है, ग्राउंड पे रहते हैं। अपने दफ्तर से निकलकर कोई मंत्री कभी बाहर निकला तो ये मैंने उन्हीं को देखा, तो ये अपने आप में बहुत मैं काबिले तारीफ है। तो उन्होंने कम से कम इतनी इंटेंशन, इतनी जहमत तो उठाई। मैं देख रहा था बाढ़ के टाइम भी वो हर खुद तरह पानी से के अंदर खड़े थे, वो खुद भी खेती करते हैं।
हैं। खुद भी खेती करते हैं और अभी भी वो लुधियाना आए तो हैप्पी सीडर के बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर इससे बिजाई करूंगा। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है, अच्छी सोच है। साथ साथ अगर ये चीज़ें भी जोड़ ली जाए, किसानों को हम उस तरीके से ट्रेनिंग दें, क्योंकि हर किसान इंटरेस्टेड नहीं होता। हाँ। आप हर किसान को कहें कि आपको केरला लेके जा रहे हैं तो शायद वो सिखाएंगे, नहीं जा नहीं पाएगा। जाएगा। आप कुछ चुनिंदा किसान जो ये काम करना चाहते हैं और उनको प्लानिंग में भी लेके आए, गवर्नमेंट के साथ जब कोई पॉलिसीज फ्रेम हो तो बिठाए, उनके साथ उनको असिस्ट करें, उनकी बात को सुने। क्योंकि जब आप किसान के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हो तो किसान का वहाँ होना भी जरूरी है। एक बंद कमरे में बैठकर ऑफिसर्स अगर किसी पॉलिसी को फ्रेम करते हैं और उसके इंस्टेड की उसके साथ किसान की भी राय ली जाती है कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या इसका रिजल्ट रहेगा, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारा जो सब्सिडी में जा रहा है पैसा वो किसी अच्छे काम में लग सकेगा और किसान को एक वाकई में एक अच्छा मॉडल देखने को मिलेगा और वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। तो जैसे आप यहाँ पे बहुत अलग तरह से खेती कर रहे हैं, अलग विचार के साथ, आसपास के लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है? देखिए, मैंने जब स्टार्ट करी थी तो लोगों के अंदर बहुत ये चीज़ थी कि एक ये नई चीज़ है और धीरे धीरे ये चीज़ अपने आप ही ये सुधर जाएंगे। इन्हें उनको पता चल जाए, अकल आ जाएगी धीरे धीरे ये जो कर रहे हैं ये सब गलत है और बहुत लोगों ने करके देख लिया कि हो सकता है 1-2 साल में ये ठीक हो जाए। 10 साल हो गए। बट मेरे को ऐसा लगता है अब वो ठीक हो रहे हैं। अच्छा, सीख रहे हैं लोग आपसे। वो चलो हैप्पी सीडर नहीं यूज कर रहे, सुपर सीडर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा फसल अवशेष मिलाए जा रहे हैं, पहले से ज्यादा। और आगजनी की तो मैं कहूँगा काफी ज्यादा सुधार कमी हुआ आई है उसके, तो बहुत आंकड़े ज्यादा ही, मतलब कि बहुत रेयर है अब तो आगजनी के केसेस। तो लोगों के अंदर इस चीज का इफेक्ट भी उन्होंने ये भी देखा कि जैसे हमने अपने फसल अवशेषों को मिलाया तो मिट्टी की उत्पादकता पे, मिट्टी की जो उपजाऊपन पे क्या उसका असर पड़ा, फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव हुई, वो देख पा रहे हैं। दिस इज एन लाइव एग्जांपल। यहाँ कुछ भी बंद कमरे में नहीं हो रहा, सब खुले में है और सब कुछ सबके सामने है, तो परिणाम सबके सामने आ रहे हैं। तो लोग सीख रहे हैं आपसे। हाँ, लोगों पे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। तो अब अगर हम चलते चलते समराइज करें आपकी सारी बात को, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं जिनमें सुधार लाने की ज़रूरत है? फिर से मैं वो सवाल पूछूंगी, गवर्नमेंट के लेवल पे जो भी चीज़ें चल रही हैं खेती को आगे बढ़ाने के लिए, चुनौतियों के साथ बनाने, क्योंकि अगर हम वैसे बात करें तो क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के लिए भी पीएम मोदी ने एक शुरू किया हुआ इनिशिएटिव, वो भी बन रही हैं, लेकिन और क्या चीज़ें हैं ऐसी जिस पर सरकार को काम करना चाहिए? सरकार ज़रूर इन चीज़ों को देखे कि इन कन्वेंशनल क्रॉप्स की तरफ से, क्योंकि मैं पैडी को कहूँगा कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है, वाटर टेबल के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और साथ साथ किसान को लेके सरकार भी चिंतित है, क्योंकि सरकार एक तरह से कहीं नहीं चाहती कि वह पैडी को परचेज करे, क्योंकि पैडी को परचेज करना सरकार के लिए बहुत बड़ा लोड है। पीडीएस सिस्टम को चलाए रखना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है और साथ साथ ये ज़मीन को ख़राब कर रही है। तो मैं देखूंगा कि कुछ अल्टरनेटिव्स कॉटन पे ज़रूर काम करें। कॉटन हमारे एरिया के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत सूटेबल है, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान लगाए। और साथ साथ ऐसी क्रॉप्स, अब जैसे बैम्बू फार्मिंग है या हम इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और सही जो प्रोडक्शन है वो कैसे आए। तो और क्रॉप्स पे भी काम करना चाहिए कि हम क्या ऑप्शंस फार्मर्स को दें, क्योंकि फार्मर्स के लिए खेती अपनी रोजी रोटी का सवाल है, तो उन्होंने कुछ तो उसके ऊपर करना ही है, तभी वो अपने जीवन का निर्वाहन कर पाएंगे। तो सरकार ज़रूर इस तरफ ध्यान दे कि और अल्टरनेटिव्स हम क्या दे सकते हैं और कैसे आप अपनी सॉइल को रिच कर सकते हैं और कैसे अपने डिसीजंस को भी ठीक ले सकते हैं। तो ये मेन फैक्टर है। साथ साथ जो टैगिंग का अब डीएपी यूरिया के साथ आपके नैनो प्रोडक्ट्स की जो फोर्सफुली आप कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं देखो बहुत किसान के साथ एक तरह का नाजायज़ चीज़ है, तो इस चीज़ को भी रोकना चाहिए। इस चीज़ को रोकना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि बहुत सारी जो बातें हमारे सामने आई, इस पॉडकास्ट का बाहर असर कितना होता है, जो किसान हमारे साथ जुड़े, जो यूथ हमारे साथ जुड़ा और वो लोग हमारे साथ जुड़े, इस वीडियो को देखा, जो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में एक अहम रोल अदा करते हैं। बहुत सारी बातें हुई। ऐसी ही एक और हस्ती के साथ अन्य क्षेत्र के अगले पॉडकास्ट में होगी मुलाकात। आप देखते रहिए किसान तक।